12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली का अपराधी घोषित करता है। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। इस निर्णय के अनुसार अब इंदिरा गांधी को रायबरेली से सांसद नहीं माना जा सकता था और उनके चुनाव लड़ने पर 6 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंदिरा अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। In 1975, it was Justice Jagmohan Lal Sinha from Allahabad High Court who passed the judgment that shook the nation when he disqualified Srimati Indira Gandhi. यह अकल्पनीय था। नेहरू गांधी परिवार से निकली इंदिरा न्यायपालिका के निर्णय के समक्ष विवश थी, पर इस निर्णय के 12 दिन के बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर इंदिरा गांधी को इंटरिम रिलीफ दे देते हैं। ऑर्डर आता है कि इंदिरा को मिलने वाली प्रिविलेज ले ली जाए, पर वो प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती है। 24 जून 1975 को यह निर्णय आता है और 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। परंतु आपातकाल केवल घोषणा करने से नहीं लगते, इसके लिए एक तानाशाह दमन करता है। दमन, जिसमें विपक्ष को कुचल दिया जाता है, न्यायपालिका कठपुतली होती है, मीडिया आपके इशारे पर नाचता है, यातनाएं देने के पश्चात लोग गायब हो जाते हैं, सड़क पर पुलिस का तांडव होता है और जनमानस को बरगलाया जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कैसे लिखा गया भारत के इतिहास का ये काला अध्याय? वो कौन से साधन थे जिन्होंने आपातकाल को धरातल पर उतारा और कैसे इन साधनों ने स्वाधीन भारत को उसकी पहली तानाशाह दी? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस कालजयी प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमरजेंसी या आपातकाल जैसे निर्णय हवा में नहीं लिए जाते और सामान्य स्थितियों में धरातल पर इसका अनुपालन तो एक प्रजातंत्र में लगभग असंभव होता है। तो स्थितियां असामान्य बनाई जाती हैं और इसके लिए पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, विपक्ष के नेता, सरकारी संस्थाएं और मीडिया सबके मुंह बंद किए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल हवा में नहीं लगा दिया था। भारत के हर बोलने वाले मनुष्य या संस्था को तोड़ा गया था। सत्ता की हनक से और संविधान के दुरुपयोग से। किसी भी तानाशाह को सबसे अधिक डर उसके विपक्ष के नेताओं से होता है। इंदिरा ने सबसे पहले उन्हीं का मुंह बंद किया था, प्रजातंत्र में अनुशासन के नाम पर अपने बनाए हुए 2 कानूनों का प्रयोग करते हुए। पहला कानून था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा, जो 1971 में पास हुआ था, परंतु पारित होने से पहले बड़ा उपद्रव हुआ था इस पर। यह सत्ता को शक्ति देता था किसी भी नागरिक को असीमित समय तक बंधक बनाने के लिए, भारत के अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर। अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा था कि भविष्य में इसका उपयोग विपक्ष के ऊपर होगा और वही हुआ। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम मीसा इसलिए है क्योंकि मीसा नाम के कानून का प्रयोग करते हुए उन्हें जेल में डाला गया था। दूसरा कानून था DIR यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। इन 2 कानूनों का प्रयोग करते हुए 1,10,806 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। यह आपातकाल के पश्चात बनी शाह कमीशन रिपोर्ट में निकल कर आया था। भारत की जेलों में जितने क्रिमिनल कैदी थे उतने ही पॉलिटिकल कैदी थे उस समय, और इसमें कांग्रेस के उन विधायकों को भी नहीं छोड़ा गया था जो इमरजेंसी के विरुद्ध गुप्त मीटिंग्स कर रहे थे। भारतीय न्यायपालिका में नेचुरल जस्टिस नाम का एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार न्यायपालिका को धैर्य के साथ, बिना पूर्वाग्रह के और अच्छी मंशा के साथ न्याय देना होता है। इमरजेंसी लागू होने के केवल 4 दिन पश्चात यानी कि 29 जून 1975 को एक अध्यादेश लाकर मीसा कानून के अंतर्गत अरेस्ट हुए किसी भी व्यक्ति से नेचुरल जस्टिस का यह अधिकार छीन लिया जाता है। 15 जुलाई को एक दूसरा अध्यादेश लाकर जो लोग अरेस्ट होने से बचकर भाग गए थे उनकी संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है सरकार द्वारा। कौन कौन शिकंजे में कसे गए थे इन कानूनों का प्रयोग करते हुए? जयप्रकाश नारायण, VS अच्युतानंद, ज्योति बसु, LK आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंतावते, मधु लिमाये, शरद यादव, राज नारायण, बीजू पटनायक, पीलू मोदी और मुरारजी देसाई जैसे कितने विपक्षी नेता पकड़कर बंद कर दिए गए थे, पर छोड़े कांग्रेसी भी नहीं गए थे। 82 साल के भीमसेन सच्चर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें 26 जुलाई 1975 को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को एक पत्र में लिखा था कि हमारी राजनीतिक तलवारें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। हम आपके द्वारा स्वयं को अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाने के अधिकार को भी चुनौती नहीं दे रहे हैं, परंतु दिल्ली में अब लोग फुसफुसाने लगे हैं, तो इसलिए पब्लिक को बोलने और प्रेस को लिखने का अधिकार दिया जाए।
ऐसी टोन में लिखे गए पत्र को भी राजद्रोह मानकर 82 वर्षीय वृद्ध को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। और अधिकांश जेलों की स्थिति उस समय आप सोच कर देखिए, सीवर की गंदगी बाहर फैली रहती थी, दिन में 2 घंटे पानी आता था, तिहाड़ में 96 कैदी 3 टॉयलेट्स शेयर कर रहे थे, अधपकी रोटियां, मक्खी वाली दाल मिलती थी और अधिक मुखर राजनीतिक कैदियों को दुर्दांत अपराधियों के साथ रखा जाता था। ये दुर्दांत अपराधी इन राजनीतिक कैदियों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते थे, जिससे एलीट राजनीतिक कैदी भी नहीं बच पाते थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रेसिडेंट ने जेल में ऐसी ही स्थिति में दम तोड़ दिया था। सुलोचना नाम की एक अभिनेत्री को 13 दिनों तक प्रतिदिन कपड़े उतार कर मोलेस्ट किया गया था। तिहाड़ में 1273 कैदियों का स्थान था, पर 4250 कैदी तिहाड़ में उस समय थे। इंदिरा गांधी ने उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था कि भारत की जनसंख्या के अनुसार इन कैदियों की संख्या तो कुछ भी नहीं है। यदि आप एक बड़े एलीट नेता कैदी ना हो, एक छात्र नेता हो, तो आपको एक और बड़ा नरक भोगना होता था। 1 मार्च 1976 को राजन नाम के एक छात्र को कालीकट में बंदी बना लिया गया था और एक टॉर्चर चैम्बर में ले गए थे। एक भारी रोलर उसके पैर पर चलाया गया और राजन नहीं बच पाया। ऐसी 50 तरह की यातनाएं जेल में होती थी, जिसमें हाथ ऊपर से बांधकर रस्सी से लटका देना, सोने ही ना देना, रीढ़ की हड्डी पर मारना, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर मारना, सिगरेट से जलाना जैसी स्थितियां सामान्य थी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कद्दावर नेता के 2 भाई मीसा कानून से अरेस्ट हुए थे। उनमें से एक जब जेल पहुंचा तो उसे ऐसा चांटा मारा गया कि वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अपने आप को नंगा पाया। होश में आते ही 10 हवलदारों ने उसे लाठी से पीटना आरंभ कर दिया। खाना नहीं मिलता था उसे, मुंह में मूत्र त्याग की धमकियां दी जाती थी। डराने के लिए रेलवे ट्रैक पर बांधकर पटक दिया जाता था। इन नेताओं को समर्थन देने वाली हर संस्था, जैसे कि आनंद मार्ग, जमात इस्लामी या आरएसएस, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनके नेता भी जेल में थे। आयरनी देखिए, इंदिरा गांधी ने संसद में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कारण बताया था कि एक फांसीवादी संस्था है। सरल शब्दों में, इतनी क्रूरता के पश्चात विपक्ष के नेता, छात्र नेता या फिर अन्य लोगों को दबाया गया था। तब जाकर इमरजेंसी धरातल पर आई थी और यह सब देश में अनुशासन स्थापित करने के नाम पर किया गया था। कैसे, वो आगे देखते हैं। फांसीवादी, तानाशाह, डिक्टेटर, ये शब्द आज भारत में खूब प्रयोग होते हैं, परंतु किसी भी फांसीवादी सोच को धरातल पर उतारना सरल नहीं होता। इसके लिए दमन करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और अपने द्वारा किए गए क्रूरतम दमन को भी एक तानाशाह प्रजातंत्र की रक्षा कहता है। 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी लगने के पश्चात अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की कोई भी तंग परिभाषा जो वास्तविकता को नकारती है, वो ऐसे विचारों का पोषण करती है जो वास्तव में प्रजातंत्र के लिए खतरा हों। हमारे समक्ष एक महान राष्ट्रीय कार्य है, जिसके कारण एक ऐसे राजनीतिक तंत्र को बनाना आवश्यकता है जो स्वाधीनता की महत्ता को बनाए रखे, साथ ही सामाजिक अनुशासन और आर्थिक गति को बढ़ावा मिले। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। इंदिरा गांधी द्वारा संसद में कहे गए शब्द देश में अनुशासन लाने के नाम पर थे। इमरजेंसी से केवल 2 महीने पहले इंदिरा गांधी ने कहा था कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी कोई एक समान बात नहीं है। जब ग्रीक्स डेमोक्रेसी की बात करते थे तो उनका अर्थ केवल युवा जनसंख्या से होता था। महिला और गुलाम इससे बाहर होते थे और कई पार्टीज इस पर आज भी विचार करती हैं। 8 जनवरी 1976 को इंदिरा गांधी ने कहा कि आपातकाल प्रजातंत्र को एक स्तर तक समाप्त करता है, पर प्रजातंत्र कोई लक्ष्य नहीं है। प्रजातंत्र केवल लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका है। इन सभी बातों को कहते हुए उनका ध्यान एक शब्द पर बहुत अधिक होता था, अनुशासन। 22 फरवरी 1976 को बंबई में एक सेमिनार होता है। टाइटल होता है डिसिप्लिन्ड डेमोक्रेसी। इंदिरा गांधी यहाँ भाषण देते हुए कहती है कि सेमिनार का टाइटल डिसिप्लिन इन डेमोक्रेसी होना चाहिए, पर इस डिसिप्लिन का अर्थ क्या था, ये समझना आवश्यक है। ऑब्जर्वर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी इस डिसिप्लिन का अर्थ समझाते हुए कहती हैं कि हमारे प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हैं। प्रजातंत्र एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें सरकार को बड़ा दिल रखना होता है, हर नागरिक को अनुशासित रहना होता है, पर विपक्ष को और अधिक अनुशासन रखना चाहिए। यहाँ विपक्ष का अर्थ केवल विपक्ष के नेता नहीं थे, मीडिया भी था। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से
निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है। इमरजेंसी तो विपक्ष और मीडिया को अनुशासित करने के लिए लगा दी गई थी, पर लोगों का क्या? लोगों से रेडियो के माध्यम से बात हो रही थी लगभग हर कुछ दिनों में। कभी आपकी बहन आपसे बात करने आई है ये कहकर, कभी मैं आपसे दिल की बात करने आई हूं ये कहकर। लोगों के अधिकारों को बचाने की बात होती थी। अधिकांश जनसंख्या को ये अपनेपन का और विक्टिम कार्ड का चूर्ण चटाया जा रहा था। तानाशाह ऐसे ही नहीं बनते, लोगों को बरगलाना पड़ता है, विपक्ष को कुचलना पड़ता है और मीडिया को दबाना पड़ता है। कैसे दबाया गया था मीडिया को, वो आगे देखते हैं। आपातकाल के समय जो कुछ भी हुआ था उसे एक नाम दिया गया था, अनुशासन का। क्या भारतीय अनुशासित नहीं थे? आज के युग में हम प्रेस फ्रीडम जैसे फैंसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर आपातकाल के समय इसी प्रेस के साथ हुए हश्र की कहानी क्या आप जानते हैं? 1970 के दशक के आरंभ में कदाचित इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि मीडिया उनके विरुद्ध है। कदाचित वो गलत भी नहीं थी, क्योंकि मीडिया 1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे मुद्दे हों या फिर कांग्रेस और वामपंथियों का साथ मिलना हो, इंदिरा गांधी को घेरा जा रहा था इन मुद्दों पर। 12 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। तब हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था कि जाने का समय आ गया है। अधिकांश समाचार पत्र उस समय बड़े बड़े औद्योगिक घराने ही चलाते थे और इंदिरा का शासन समाजवादी था। 1971 में प्रेस के विरुद्ध लाए गए विधेयक विफल हो चुके थे, तो 1974 में समाचार पत्रों को निर्देश दे दिए गए थे कि आप 10 पन्नों से अधिक नहीं छाप सकते। इसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कासित कर दिया था और कुंठा से भरी हुई इंदिरा ने कहा था कि डॉक्टर अपनी गलती दबा देते हैं, वकील अपनी गलती लटका देते हैं, पर प्रेस वाले उसे मुख्य पृष्ठ पर छाप देते हैं। 25 जून 1975 को जैसे ही आपातकाल घोषित किया गया, प्रेस पर गाज गिरनी तय थी। 25 जून को ही राजधानी के सारे समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई और 26 जून तक सरकार के पास सेंसरशिप के सारे नियम पहुंच चुके थे, जो सीधे कॉपी किए गए थे फिलीपींस के तानाशाह मार्को के शासन से, जो 1972 से 1981 तक तानाशाह रहा था। वहां पर सेंसरशिप का एक पूरा पृथक विभाग बना दिया गया था, जिसके चीफ थे हेनरी जोसेफ। आपातकाल की घोषणा के दूसरे ही दिन इंद्र कुमार गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटाकर विद्याचरण शुक्ला को यह विभाग दे दिया गया था, जिन्हें अब सेंसरशिप की इस पूरी वास्तुकला को देखना था। 30 जून 1975 तक विद्याचरण शुक्ल जी हर समाचार पत्र के कार्यालय में एक सेंसर ऑफिसर को पहुंचा चुके थे, जिनका काम होता था सरकार द्वारा पकड़ाई गई गाइडलाइंस को देखकर प्रेस द्वारा छापे गए हर उस अक्षर को निकलवाना जो सरकार के विरुद्ध जा सकता था। और ये सेंसरशिप ऐसे ही नहीं लग गई थी, ये सेंसरशिप डिफेंस ऑफ इंडिया नियमों के नियम नंबर 48 के माध्यम से लगी थी और स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी विषय पर किसी भी मुद्दे को हम कुचल सकते हैं। बस फिर क्या था, किसी व्यक्ति या किसी नेता के अरेस्ट से लेकर डिटेंशन तक सब कुछ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आंखों से निकलकर छपता था। इंदिरा गांधी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चल रहे केस पर या संसद में चल रही कार्य पर कोई रिपोर्ट ही नहीं छपती थी। स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, महंगाई, भारत यूएस आर्म डील, कुछ नहीं छापा जा सकता था। इंडियन एक्सप्रेस ने तो सांकेतिक प्रोटेस्ट में शब्दहीन न्यूज़पेपर छाप डाले थे। भारतीय प्रेस तो दब चुकी थी, अब शत्रु केवल विदेशी प्रेस थी, जिसके पास टेलेक्स मशीन का प्रयोग करते हुए संदेश पहुंचते थे। 5 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने जिन भी लोगों या फिर प्रेस के पास टेलेक्स मशीन थी, उनके कनेक्शंस काटने आरंभ कर दिए, जिसमें रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और लॉस एंजलिस टाइम्स भी थे। समाचार पत्रों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया था, मित्र, तटस्थ और शत्रु। ये वर्ग कौन सरकार के बारे में क्या लिख रहा है उस पर निर्भर थे। अक्टूबर 1975 तक जो शत्रु वर्ग में आने वाले समाचार पत्र थे, उन्हें सरकारी विज्ञापन देने बंद कर दिए गए थे और इस कदम ने समाचार पत्रों की निष्ठा ही बदल डाली थी। दास्तान वतन नाम का उर्दू समाचार पत्र जो जनसंघ की विचारधारा का लगता था, अचानक से कांग्रेस के गीत गाने लगा था। 1975 से 1976-77 के अंत तक प्रेस में छपने वाले सरकारी विज्ञापनों का बजट दुगना हो गया था और ये पैसा मित्र समाचार पत्रों पर बरस रहा था, जबकि 89 समाचार पत्र ऐसे थे जिनको विज्ञापन ही नहीं मिल रहे थे। पर यह सब कुछ, इतनी सेंसरशिप भी अभी सरकार के लिए कम पड़ रही थी, तो इसके लिए उन्होंने 3 सरकारी अध्यादेश निकाल दिए। 8 दिसंबर 1975 को आए पहले अध्यादेश में सरकार ने किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल मैटर के प्रकाशन को ही प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें किताब से लेकर एक कागज तक आता था। 11 फरवरी 1976 को आए दूसरे अध्यादेश के अनुसार संसद में हुई बातें संसद में ही रहेंगी, प्रेस इन्हें नहीं छाप सकता। और तीसरे अध्यादेश ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया, वो काउंसिल जहां जाकर प्रेस के लोग अपनी व्यथा सुना सकते थे। इसके पश्चात
सरकार के पास दमन की असीमित शक्ति थी। हिम्मत, जनता, फ्रंटियर, साधना, स्वराज जैसे न्यूज़पेपर्स के पंख काट दिए गए थे। किसी को भी धमकी दी जा रही थी कि तुम्हारा लाइसेंस बंद कर देंगे, किसी को भी जेल में डालने की धमकी मिल रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय रिक्त छोड़ने आरंभ कर दिए थे। द टाइम्स ऑफ लंदन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स निष्कासित कर दिए गए थे। गार्डियन और इकोनॉमिस्ट देश छोड़कर भाग गए थे। बीबीसी के मार्क टली को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया था। केवल मई 1976 में लगभग 7,000 पत्रकार अरेस्ट कर लिए गए थे। हिंद समाचार के लाला जगत नारायण जैसे अनेक पत्रकार थे जिन्होंने आपातकाल का सारा समय जेल में निकाला था। बीबीसी के मार्क टली की पैंट उतारकर कोड़े मारने तक के सुझाव दिए गए थे, पर उनका भाग्य था कि केवल बीबीसी को बंद करके उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया था और इसका प्रभाव असीमित था। दिसंबर 1976 में प्रेस के द्वारा छापी गई 2207 लाइंस सरकार के कामों पर थी और केवल 34 लाइंस विपक्ष से संबंधित छापी गई थी। फिल्मों का भी यही हाल था। आंदोलन, आंधी और किस्सा कुर्सी जैसी फिल्में प्रतिबंधित कर दी गई थी। किशोर कुमार के सभी गीत रेडियो से हटवा दिए गए थे क्योंकि वो कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक सभा में नहीं गए थे। फिल्म डिवीजन से एक ऐसी फिल्म बनवाई गई थी जिसमें इंदिरा लोगों के साथ खड़ी हैं और लोग खुश हैं। दूसरी फिल्म में जयप्रकाश नारायण को हिटलर जैसा दिखाया गया था। इंदिरा ने ये सब किए जाने को न्यायपूर्ण बताया था, ये कहते हुए कि अधिकांश प्रेस तो बिकी हुई है। इंदिरा का कहना था कि जब समाचार पत्र नहीं थे तब आंदोलन नहीं होते थे और बस इसी कारण से समाचार पत्रों का मुंह बंद कर दिया गया। आपातकाल और तानाशाही ऐसे ही नहीं लग सकती, लोगों के मुंह बंद करने पड़ते हैं डर दिखाकर। जो इंदिरा को आता था वो एक ओजस्वी तानाशाह थी, परंतु अभी न्यायपालिका और पुलिस का प्रयोग बाकी था। कैसे, वो आगे देखते हैं। अन्याय, अपमान और निराशा का मारा व्यक्ति एक प्रजातांत्रिक देश में न्यायालय को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है, परंतु यदि न्यायालय ही एक तानाशाही सरकार की रबड़ स्टैंप बन जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 21 और 22 हर भारतीय को मूलभूत अधिकार देता है, परंतु 27 जून 1975 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रयोग करते हुए किसी भी भारतीय को अपने मूलभूत अधिकार मांगने के लिए न्यायपालिका जाने पर रोक लगा दी गई। सरल शब्दों में कानून की दृष्टि में अब सब समान नहीं थे। 23 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी 38th अमेंडमेंट लेकर आई। इसके अनुसार अब कोई इमरजेंसी और इसके अंतर्गत जितने भी अध्यादेश लाए गए उन्हें हटाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता था। अब कोई इमरजेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर कोर्ट भी नहीं जा सकता था। 42वें अमेंडमेंट के पश्चात तो न्यायपालिका केवल एक रबड़ स्टैंप ही बन गई थी, क्योंकि 42वां अमेंडमेंट भारत की संसद को असीमित शक्ति देता है, संविधान के किसी भी अंग को बदलने की, जिस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है और उसे जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में न राष्ट्र के। न्यायपालिका का तो मजाक बना ही था, परंतु भारत एक पुलिस स्टेट बन चुका था। इंदिरा गांधी के द्वारा 6 लाख पुलिसमैन और पैरामिलिट्रीज का प्रयोग किया जा रहा था। 7.5 लाख का पुलिस बल राज्यों का अलग से था। इसके अलावा 10,50,000 की आर्म्ड फोर्सेज, रॉ का बजट 2 गुना कर दिया गया था। मिलिट्री को पुलिस का काम मिल चुका था और एक रेजिमेंट का कहीं से भी निकलना एक सामान्य सी बात थी। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। यह सब प्रयोग में लाया जाता था आंदोलन रोकने के लिए, विरोधियों को कुचलने के लिए और सरकार को प्रश्रय देने के लिए। तानाशाह कोई हवा में नहीं बनता, इसके लिए दमन करना पड़ता है, परंतु हर तानाशाही का अंत बुरा ही होता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। जब कोई तानाशाह सत्ता में होता है तो स्वयं को भगवान समझने लगता है। जो कहानी मैंने आपको बताई उसमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग निर्णय ले रहे थे, हर उस व्यक्ति को कुचलते हुए जो सरकार के समक्ष मुंह में तिनका दबाकर नहीं बैठा था। पक्ष विपक्ष, प्रेस, मीडिया, छात्र, मजदूर, किसान, आम जनता सब इसकी चपेट में आए। बिना जाति, समूह या लिंग का भेदभाव किए सबका दमन किया गया, परंतु हर दमन की, हर डर की एक सीमा होती है। जब वो सीमा लांघ दी जाती है तो डर लगना भी बंद हो जाता है। 1975 से 1977 तक 21 महीने चली ये इमरजेंसी भारत में आंदोलन पैदा कर रही थी। लाखों लोग जयप्रकाश नारायण की रैली में आ रहे थे, विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे थे और ये आंदोलन
कुछ ऐसे नेता देने वाला था जो भविष्य में कई प्रदेशों पर राज करने वाले थे। पानी सर से ऊपर जाता देख 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट होकर जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ता है। उसके बाद पूरे भारत को अनुशासन का डंडा दिखाने वाली इंदिरा केवल 154 सीटें जीत पाती है और जनता पार्टी 295 सीटें। भारत का संदेश स्पष्ट था कि भारत के डीएनए में प्रजातंत्र बहता है, जिसे हर कीमत पर बचाया जाएगा। आपातकाल का वो दौर भयानक था। इस वीडियो में हमने ये समझा कि उसे किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया था, वो दोबारा ना आए इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं छोड़िए। हमारे कार्य को सपोर्ट करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। साथ ही स्क्रीन पर जो दूसरा एपिसोड दिख रहा है रेड फाइल्स का, वो अवश्य देखें, जो आपको सॉफ्ट खालिस्तान के बारे में बताएगा। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।